हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग K2Cr2O7 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन आता है, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसको नोट कर लीजिए। काफी आसान सा चीज है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 कर रहे हैं। तो क्या है कि हम लोगों को क्रोमाइट और इसके लिए लेना होगा, फेरोक्रोम भी जिसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4, है ना। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO डॉट Cr2O3। इसका रोस्टेड और पाउडर्ड फॉर्म लेंगे। तो प्रत्येक 4 मोल के लिए ये ध्यान रखिए, बैलेंस इक्वेशन ही आपको हम दे रहे हैं। प्रत्येक 4 मोल के लिए आपको 8 मोल सोडियम कार्बोनेट लेना होगा, 8 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, और 7 मोल जो है अलग ही ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए, है ना, एक्सेस ऑफ एयर चाहिए। तो फ्री एक्सपोजर या फ्री एसएस भी इसको बोला जाता है। 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो जब इसको हम लोग फ्यूज कराएंगे, 4 मोल ऑफ क्रोमाइट और 8 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के होने वाला नहीं है, तो हम लोगों को एक येलो कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए 3 चीजें, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस बनेगा, गैस 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो अपने आप स्केप आउट हो जाएगा, और 8 ही मोल सोडियम का क्रोमेट मिलेगा जो येलो कलर्ड का सॉल्यूशन होगा, और 2 मोल मिल जाएगा Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में होगा। गैस स्किप कर गया। इन दोनों को, सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिल्ट्रेशन के बाद रेसिड्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में येलो कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। कितना, 8 मोल है। अब इस 8 में 1/4 इसका ले लेना है, मतलब 2 मोल ले लेना है। इस स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि 2 मोल सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि क्रोमेट किसमें चाहिए, एसिडिक, जब भी पीएच आप लो करते हैं एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, मतलब येलो कलर का सॉल्यूशन ऑरेंज में अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, है ना। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ डाइक्रोमेट में चेंज हो गया। लेकिन ये पोटासियम डाइक्रोमेट नहीं बना, सोडियम डाइक्रोमेट बना, और एक सॉलिड प्रेसिपिटेट Na2SO4 10H2O का बन जाएगा। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोगों को पोटासियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताए थे, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लेक्चर 5 देखिए, है ना, उसमें ये बात बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर देखिए ये सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल होता है, किसके रेस्पेक्ट में, पोटासियम डाइक्रोमेट के रेस्पेक्ट में। तो ये कम सॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जैसे ही आप सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्शन कराइएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट में K2Cr2O7, है ना। और इस तरह से हम लोग इस 3 स्टेप में क्या कर लिए, पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये देखिए 3 स्टेप में हम लोगों को काम करना है। फर्स्ट स्टेप में 4 मोल फेरोक्रोम, 8 मोल सोडियम कार्बोनेट और 7 मोल फ्री एसएस ऑफ एयर ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, 8 मोल CO2 गैस स्केप कर गया बन करके, 8 मोल सोडियम क्रोमेट भी बना है, तो ये लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। 2 मोल Fe2O3 का जो सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड को फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे। जो येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा उसको ऑरेंज में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब सोडियम क्रोमेट को दूसरे स्टेप में हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं, बाई एसिडिफिकेशन करेंगे। अब सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट को पोटासियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, KCl से रिएक्शन कराएंगे। KCl से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम की जगह पोटासियम चला जाएगा, पोटासियम की जगह सोडियम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, K2Cr2O7। चूंकि K2Cr2O7 की सॉल्युबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डाइक्रोमेट, इस वजह से ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप में हम लोग क्या कर लिए, पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कर लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, सोडियम क्रोमेट, सेकेंड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट, थर्ड स्टेप में आपको पोटासियम डाइक्रोमेट मिलेगा, ठीक है।
अब जरा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है। कलर इसका ऑरेंज होता है, क्यों होता है? तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। सॉल्युबिलिटी, अगर टेम्परेचर लो है तो लेस सॉल्युबल है, मतलब कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल है, हॉट वाटर में ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है। एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी जब भी होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ये ध्यान देना है। एक्शन ऑफ हीट क्या होगा? पोटासियम डाइक्रोमेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में, और ये Cr2O3 में। Cr2O3 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये फायर क्रैकर्स में जो ग्रीन कलर का है, पटाखे में जो ग्रीन कलर का आपको सब्सटेंस दिखता है, लाइट दिखता है, वह किसकी वजह से? Cr2O3 की वजह से, है ना। तो इस तरह से जब भी आप पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो यह क्या बन जाएगा? पोटासियम क्रोमेट बन जाएगा, साथ में Cr2O3, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ठीक है। एक्शन ऑफ अल्कली आप पढ़ चुके हैं। एक्शन ऑफ अल्कली, डाइक्रोमेट को अल्कलाइन मीडियम में रख दीजिएगा तो क्रोमेट बन जाएगा, मतलब ऑरेंज से वो फिर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा, देखिए यहां पर, तो यहां पर 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पर एक्शन ऑफ एसिड देख लेते हैं हम लोग। एक्शन ऑफ एसिड क्या होगा? एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ एसिड मतलब कॉन्क H2SO4 का आप यूज कर रहे हैं। ये कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। जब भी आप कोल्ड H2SO4 का यूज करते हैं तो पोटासियम डाइक्रोमेट जो है वह CrO3 में, क्रोमिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट का जब रिएक्शन आप कोल्ड एंड कॉन्क H2SO4 से कराएंगे तो CrO3 बनेगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनेगा, है ना। लेकिन अगर आप हॉट से कराइएगा तो ये क्रोमियम 3 का सल्फेट बन जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आएगा, जबकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। तो ये कोल्ड में क्रोमिक एनहाइड्राइड बनेगा, और हॉट जब आप लीजिएगा तो क्रोमियम का सल्फेट बन जाएगा, क्रोमियम 3+ बन जाएगा। देख रहे हैं, देखिए एसिडिक ऑक्साइड है CrO3, कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड, पानी से। एनहाइड्रस क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? पानी से रिएक्शन करिएगा तो क्रोमिक एसिड, मतलब ये क्रोमिक एसिड का ही एनहाइड्रस फॉर्म है CrO3, इसीलिए इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। व्हेन, यहां देखिए एक नोट में बात लिखा हुआ है, व्हेन K2Cr2O7 इज ट्रीटेड विथ हॉट एंड कॉन्क H2SO4 तो क्रोमियम Cr2SO4 होल थ्राइस फॉर्म करेगा, क्रोमियम 3+, और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। When K2Cr2O7 is treated with dilute H2SO4 तो ये क्या देगा? 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। K2Cr2O7 को ये H2SO4 में जब खास करके डाइल्यूट ही हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर यही क्रोमियम सल्फेट बनेगा, क्रोमियम 3+, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। मतलब ये K2Cr2O7 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होंगे? आयनिक इक्वेशन इसका हमने लिख दिया है। ये डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है। ये सब के लिए है, इसका N फैक्टर हमेशा 6 आता है, क्योंकि 2 क्रोमियम के लिए यहाँ पर 12 है, 2 क्रोमियम के लिए यहाँ पर +6 है, तो +12 और +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का है। तो चूंकि यह 6 इलेक्ट्रॉन इस रिडक्शन में एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका N फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है।
तो और हमेशा इसका फैक्टर 6 रहेगा। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन इसका आप कराइए तो यहाँ पर फैक्टर 6 ही होगा। इक्विवेलेंट मास पूछा जाता है, आपको जानकारी होना चाहिए इक्विवेलेंट मास कितने के बराबर होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो मोलर मास इसका कितना होता है 294, 6 से डिवाइड करिएगा, मतलब K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट मास 49 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या K2Cr2O7 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ब्रोमाइड को ब्रोमीन बना देता है, सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फाइड को सल्फेट में कर देगा, SO2 को भी सल्फेट में कर देगा या H2SO4 में। ये थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर दोनों में करता है। ये नाइट्राइड को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, ऑक्जिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, फेरस को फेरिक में, एस्टेनस को एस्टैनिक में, है ना, और अल्कोहल को पॉलीएल्डिहाइड में, और उसके बाद लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हैं। क्या करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका SRP जो है 1.33 वोल्ट है। तो जिस चीज का जिस इलेक्ट्रोड का या जो भी कोई रिएक्शन दिया गया है, जहां जहां पर ये 1.33 वोल्ट से SRP जिनका कम होगा उन सबको ही ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी वजह से आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, ऑक्जिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए। SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में, अल्कोहल को अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये सब है। इस अब क्या करना है, एक एक को लेकर के हम लोगों को जोड़ करके रेडॉक्स रिएक्शन लिख देना है। ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। आयोडाइड को आयोडीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट या सल्फ्यूरिक, थायोसल्फेट को सल्फेट या सल्फर में कन्वर्ट कर दे रहा है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, ऑक्जिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, अल्कोहल को अल्डिहाइड और फिर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग देखें, बैलेंस करें क्या है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपको कि Cr2O7 K2Cr2O7 लिया, लेकिन आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए आएगा Cr2O7 2 माइनस आयोडाइड से रिएक्शन करेगा क्या। तो बच्चा को तो पहले यही जानकारी होना चाहिए कि ये जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो Cr3+ में जाता है और आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में। तो इसका ये देख लीजिए, रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ दोनों को बैलेंस करके जोड़ दीजिए। मतलब बैलेंस करने का क्या है, वो जो हाफ इक्वेशन मेथड आप लोग सीखे हैं कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, बैलेंस देम सेपरेटली। पहले क्या करना है, इसको 2 अलग अलग बैलेंस कर लेना है, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग, रिडक्शन हाफ को अलग। कैसे बैलेंस करिएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी दूसरे एटम हैं बस हीट एंड ट्रायल से कर लीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किससे, H2O से, जबकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है किससे, H+ से। उसके बाद से चार्ज को बैलेंस करिएगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या करिएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा और ऐड करके जो कॉमन टर्म है कैंसिल कर दीजिए, आपका बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में तो ये काम करेगा नहीं, इसलिए वो झंझट ही नहीं है K2Cr2O7 के साथ। तो यहाँ देखिए ये Cr2O7 है, यहाँ 2Cr3+ है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर क्या हो गया, इसको पहले हम लोग बैलेंस किए, है ना, मतलब हाफ इक्वेशन को तोड़ करके हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे इसका तो बैलेंस इक्वेशन लिखे थे, 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर 2 क्रोमियम हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन 7 है तो 7H2, ऑक्सीजन बैलेंस किया जाएगा वाटर की सहायता से। यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गया तो 14H+ जोड़ देंगे। चार्ज को देखिएगा तो 14H+ 2 माइनस मतलब 12+ है, इधर 6+ है, 2 3 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करिएगा। Fe2+ Fe3+ में जा रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करिएगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करने के बाद इसको जोड़ दीजिए, कॉमन टर्म को कैंसिल कर दीजिए, आपका बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। ये तो प्रैक्टिस का चीज है। अब जेई में 2024 में दिया
कि द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विथ सोडियम कार्बोनेट इन द presence of air leads to the formation of products A and B along with evolution of CO2 gas. The sum of spin only magnetic moment value of A and B is. अब देख लीजिए क्या है, आप इस चीज को करिए, क्रोमाइट और इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज द क्रोमाइट और किसके साथ किया गया है, सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी, ए वाला ए है, ए बी है, CO2 तो क्या होता है, गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका स्पिन ओनली मोमेंट बताइए। तो यहाँ पर क्रोमियम +6 में है, 3d0 में है, यहाँ पर कितने में है, +3 में है। +3 का मतलब 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, म्यू n 5 हो गया तो म्यू एस कितना हो जाएगा बोलो, 5.9 हो जाएगा। तो इसका तो 0 है म्यू एस और इसका 6 है, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, जब K2Cr2O7 को ट्रीट किया जाता है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो एसिडिक मीडियम में तो एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CrO5 बोलते हैं। क्या बोलेंगे, CrO5, है ना। CrO5 बड़ा ही मजेदार कंपाउंड है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो यही आता है, बच्चों को जब बोला जाता है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो ये क्या करेगा, +10 निकाल देता है लोग, लेकिन ये +10 नहीं है, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता, ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि इसका +10 आता है, ये क्यों आता है, +10 तो रॉन्ग है। तो इसका कारण यह है पेरोक्साइड बॉन्ड, 2 पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने 4 सेपरेशन करा करके बताया है कि इसका अल्टीमेटली कितना आएगा, +6। एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पर -1 और क्रोमियम पर +1, तो इस तरह के 4 बॉन्ड हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो +2 क्रोमियम पर। तो जब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CrO3 ऑप्शन दे देगा, Cr2O3 दे देगा, है ना, CrO5 दे देगा। तो आपको आंसर क्या करना है, CrO5। ये डीप ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।